नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूरज धीरे धीरे पृथ्वी के पास आ रहा है, जिस वजह से पृथ्वी के सभी इलाकों में आग और सूखा फैलने लगा है। इसलिए जल्दी ही साइंटिस्ट पृथ्वी पर आने वाले सोलर क्राइसिस के खतरे के बारे में पूरी दुनिया में ऐलान करने लगते हैं, जिसमें वो सभी को बताते हैं कि अगर सूरज इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो सूरज 100 सालों में पृथ्वी को अपने बीच समेटकर खत्म कर देगा और 300 सालों बाद वो पूरे सौरमंडल को ही खत्म कर देगा। इसलिए पृथ्वी को बचाने के लिए यूईजी यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट मूविंग माउंटेन नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला करती है। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक साइंटिस्ट काफी सारे बड़े बड़े इंजन बनाकर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में लगाएंगे, जिसकी मदद से पृथ्वी को सौर मंडल से बाहर ले जाकर बचा लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में बहुत खर्चा होने वाला था, साथ ही खाने पीने के संसाधन भी दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे थे, जिस वजह से लोग दंगे और प्रदर्शन करने लगे थे। इन प्रदर्शनों में वो लोग शामिल थे जिन्हें किसी भी नतीजे या खतरों की परवाह नहीं थी, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो खतरा अभी तक पृथ्वी पर नहीं आया है, उसके लिए इतना बड़ा जोखिम लेकर पृथ्वी और मानव जाति को खतरे में क्यों डाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यूईजी डिजिटल लाइफ नाम के एक प्रोजेक्ट यानी डीएलपी पर बैन लगा देती है, जिस वजह से प्रदर्शन और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि डीएलपी एक कट्टर ग्रुप था जिसका मानना था कि इंसानों का भविष्य सिर्फ कंप्यूटर में है। असल में वो एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते थे जिससे इंसान अपने दिमाग को एक डिस्क में अपलोड कर सके, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वो इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए संसाधनों के लिए वो हैकिंग करके यूईजी पर आतंकवादी हमले करते रहते थे। इन सब के बीच यूईजी नोटिस करती है कि उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, जिस कारण काफी सारे लोग इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर तभी चाइनीज एम्बेसडर झाओ इस प्रोजेक्ट के पहले हिस्से को पूरा करने को कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पहला हिस्सा जल्दी पूरा हो जाएगा और लोगों को दोबारा उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर भरोसा होने लगेगा। झाओ कहते हैं कि इस पहले हिस्से को पूरा करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा पर मौजूद इंजनों की टेस्टिंग की जाएगी, कि हम चंद्रमा को भी सौर मंडल से धकेलने का प्लान कर रहे हैं ताकि पृथ्वी का ग्रेविटी से कनेक्शन टूट जाए। वहीं यूईजी इस काम को पूरा करने के लिए कई लोगों को एस्ट्रोनॉट्स के रूप में ट्रेन करने वाली थी। इसलिए वो कुछ सैनिकों को बेस पर इकट्ठा करती है, जहां हम लियू नाम के एक पायलट को देखते हैं। तभी लियू देखता है कि बेस प्रदर्शनकारियों से घिरा हुआ है और गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त एक प्रदर्शनकारी बेस के अंदर घुस आता है, पर हैंड नाम की लड़की उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर लियू हैंड से बहुत प्रभावित होता है और उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगता है। इसके बाद सभी ट्रेनीज को एक एलिवेटर में बैठाकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनका पहला टेस्ट अंतरिक्ष में होने वाला था। ये अब तक का सबसे ऊंचा एलिवेटर था। इस एलिवेटर के ऊपर जाने की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ट्रेनीज बेहोश हो जाते हैं, जिस कारण वो उस स्टेशन को भी नहीं देख पाते जो मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा था। यहाँ सभी ट्रेनीज को फाइटिंग स्किल्स सिखाते हुए फायरआर्म्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें बार बार एलिवेटर से ट्रैवल करवाया जाता है, ताकि उन्हें भविष्य में एलिवेटर से ट्रैवल करने में किसी भी तरह की परेशानी न हो। साथ ही सभी का मेडिकल टेस्ट करके उन्हें रोज एक्सरसाइज करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान लियू और हैंड एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। फिर एक दिन लियू गार्ड को सिगरेट की रिश्वत देता है और बेस के अंदर एक गुलदस्ता ले आता है, जिसे वो हैंड को देते हुए उसे प्रपोज कर देता है। इसी सुबह एस्ट्रोनॉट्स का एक नया बैच वहां आता है और एलिवेटर में शामिल हो जाता है। तभी अचानक बेस में मौजूद ड्रोन बाहर आने लगते हैं, जिससे इंजीनियर्स को पता चलता है कि उनका सिस्टम हैक हो गया है। इसी दौरान एलिवेटर अपने शेड्यूल से पहले ऊपर जाने लगता है। दूसरी ओर एलिवेटर में शामिल हुए नए एस्ट्रोनॉट्स
अपने कपड़े बदलने लगते हैं। तब लियू और हैंड नोटिस करते हैं कि नए एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनीज के नाम की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। यहाँ बेस में सभी ड्रोन अटैक करके आग लगाने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पायलट इन पर हमला करते हैं, लेकिन ड्रोन पर निशाना नहीं लगा सकते थे क्योंकि साइंटिस्ट ने सिस्टम को इस तरह बनाया था कि वो अपने ड्रोन पर हमला न कर सके। वहीं ड्रोन हैक हो चुके थे, इसलिए वो सिस्टम पर हमला कर रहे थे। इस तरह हमला करते हुए ड्रोन एक एलिवेटर को नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ एलिवेटर में आतंकवादी सभी ट्रेनीज से उनकी आईडी चुराते हैं और सभी गेट्स को बंद करके ट्रेनीज की कुर्सियों को लॉक कर देते हैं। यहाँ जो भी उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है उसे बुरी तरह पीटा जाता है। इस एलिवेटर के दूसरे रूम में लियू होता है, जो अपनी कुर्सी छोड़ देता है और अपने चश्मे का यूज करके गेट की लॉक स्क्रीन को धूप से जलाकर गेट खोल लेता है। इस गेट की दूसरी साइड जाकर लियू देखता है कि उसका एक साथी बुरी तरह घायल है। क्योंकि आतंकवादियों ने उसे बुरी तरह पीटा था, इसलिए लियू उन आतंकवादियों के पीछे जाता है और उनसे लड़ने लगता है। इस फाइट में एक आतंकवादी ऊंचाई से गिरकर मर जाता है, जिसके बाद लियू एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर दूसरे आदमी का पीछा करता है। इस बीच वो आतंकवादी चोरी की गई आईडी से एलिवेटर को स्टेशन तक पहुंचा देता है। ठीक उसी समय ड्रोन उन पर एक मिसाइल से हमला करते हैं। इस दौरान बेस में साइंटिस्ट 550C नाम के इंटेलिजेंट क्वांटम कंप्यूटर की मदद से सिस्टम को हैकर्स से बचा लेते हैं, जिसके तुरंत बाद ड्रोन जमीन पर गिरकर ब्लास्ट हो जाते हैं और फिर साइंटिस्ट द्वारा एलिवेटर को वापस नीचे खींच लिया जाता है। यहाँ लियू अभी भी उस आतंकवादी से लड़ रहा था। तभी हैंड एक मैकेनिकल हाथ की मदद से खिड़की को तोड़ती है और लियू के पास आकर उस आतंकवादी को मारने में उसकी मदद करती है। इसके बाद हैंड गुस्से में लियू से दोबारा फूल मांगती है, क्योंकि इस फाइट के दौरान उसके सभी फूल टूट चुके थे। तभी अचानक उसका स्टेशन बेस पर गिरने लगता है, क्योंकि उस आतंकवादी ने मरने से पहले डेटोनेटर दबा दिया था। ये स्टेशन बेस पर गिरकर क्रैश हो जाता है, जिससे बेस पर मौजूद बिल्डिंग्स ब्लास्ट हो जाती हैं और एलिवेटर भी अचानक जमीन पर गिर जाता है, जिससे सभी ट्रेनीज भी इस हादसे का शिकार बन जाते हैं। हालांकि लियू और हैंड सही सलामत रहते हैं। इसी दिन न्यूज पर बताया जाता है कि इस ब्लास्ट में लगभग 3000 लोगों की जान जा चुकी है और 5 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूईजी के बनाए स्टेशन के क्रैश होने के कारण कई लोगों की जानें गई थीं, इसलिए लोग और भी प्रदर्शन करने लगते हैं। इस प्रदर्शन में आतंकवादी हमले और दंगे भी होते हैं। सभी प्रदर्शनकारी सरकार से डीएलपी को वापस लेने की मांग कर रहे थे। यहाँ जाओ अपनी असिस्टेंट से उस स्पीच को पढ़ने के लिए कहता है, जिसे उसने यूईजी के प्रोजेक्ट में विश्वास रखने के लिए लिखा था। इसी दौरान झाओ अमेरिकन एम्बेसडर के साथ बातचीत करता है और उनसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक और मौका मांगता है। कुछ हफ्तों बाद स्लीपिंग पॉड्स में लोगों को रखकर चंद्रमा पर भेजा जाता है, ताकि वो चंद्रमा पर जाकर इंजनों पर काम जारी रख सके। इस बीच हैंग्यू नाम का कंप्यूटर इंजीनियर क्रायो स्लीप से उठता है, जो 550A नाम के एआई और उसकी बेटी याया की एक रिकॉर्डिंग को चेक करता है। दरअसल 550A की मदद से ही याया हैंग्यू से बात करती थी। यहाँ पता चलता है कि हैंग्यू पहले डीएलपी के लिए काम करता था, लेकिन 550 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए वो चंद्रमा पर काम करने आया है। असल में 550 डिग्री सेल्सियस पूरे बेस को कंट्रोल करता है, इसलिए हैंग्यू को लगता है कि वो 550C का यूज याया की क्लिप बनाने में करेगा, जिससे कुछ सेकंड के लिए उसकी मरी हुई बेटी का दिमाग एआई में डेवलप हो जाएगा। यहाँ टीम के बाकी मेंबर्स के साथ काम करते हुए हैंग्यू को पता चलता है कि झाओ नाम का कंप्यूटर रिसर्चर 550C का इंचार्ज है और वो चाहता है कि हैंग्यू उनके सिस्टम के ऑपरेशंस पर उनके साथ काम करे। इसके बाद हैंग्यू और झाओ 550C का पहला टेस्ट बेस के हर एक सेक्टर को एक्टिवेट करके करते हैं। जब वो कंप्यूटर के द्वारा काम के पूरा होने का इंतजार करते हैं, तब झाओ हैंग्यू को अपने दिमाग की डिजिटल कॉपी देता है, जिसे कंपनी ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उन्होंने डीएलपी पर बैन लगा दिया था।
यहाँ झाओ हैंग्यू को समझाता है कि यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस कॉपी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या नहीं। कुछ समय बाद हैंग्यू याया की क्लिप झाओ को दिखाता है। इस बीच हैंग्यू उस दिन को याद करता है जब वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार से कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे उसकी पत्नी की तुरंत मौत हो गई थी। पर याया कुछ समय तक जिंदा थी, इसलिए हैंग्यू याया के दिमाग को कंप्यूटर के जरिए जिंदा रखने के लिए उसे डीएलपी के पास ले गया था। लेकिन वो लोग उसकी मदद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। इस बीच उसकी मुलाकात झाओ से हुई, जो पहले डीएलपी में काम करता था। यहाँ झाओ ने हैंग्यू पर एहसान करते हुए याया के दिमाग को 550A नाम के एआई में डाल दिया था। यहाँ मौजूदा समय में हैंग्यू झाओ से रिक्वेस्ट करता है कि वो याया पर 550C का यूज करे, जिससे याया पूरी तरह एआई में बदल सके। जिस पर झाओ हैंग्यू से कहता है कि याया के लिए 550A ही काफी है। इसी बीच उनका सिस्टम डिटेक्ट करता है कि वहां जी 9 लेवल का सोलर स्टॉर्म आने वाला है, जिससे सभी लोग बेस पर वापस जाने का सोचते हैं। लेकिन उनके पास जो गाड़ियां थीं, उनकी स्पीड ज्यादा नहीं थी। फिर भी वो कोशिश करते हैं और किसी तरह सभी इंजनों को बेस में रखकर उन्हें सोलर स्टॉर्म से बचा लेते हैं। पर इस प्रोसेस में 550 डिग्री एआई बुरी तरह जल जाता है, जबकि प्रोजेक्ट को 3 दिनों में लॉन्च करना था, जिसके लिए उन्हें एक एआई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तब हैंग्यू झाओ को अपना 550 एआई देने को कहता है, लेकिन इसके बदले वो भविष्य में 550 मॉडल्स डेवलप करने वाली टीम में खुद को शामिल करने को कहता है, जिस पर झाओ मान जाता है और हैंग्यू एआई से याया के दिमाग की डिस्क निकाल लेता है। 3 दिन बाद टीम इंजनों का टेस्ट करती है। तब चंद्रमा कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिसे देखकर टीम बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि 20 साल में वो पूरी तरह से चंद्रमा को पृथ्वी से दूर कर देंगे। इसके अलावा टीम की इस सफलता से पूरी दुनिया के लोगों को मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास हो जाता है। कुछ महीने बाद वो पृथ्वी पर इंजन का टेस्ट करते हैं, जिससे सभी स्क्रीन ब्लैक हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि उनका टेस्ट फेल हो गया है। लेकिन अचानक उन्हें फील होता है कि जमीन हिल रही है। वहीं दूसरी ओर बेस पर मौजूद लोगों को आसमान में एक लाइट जलती हुई दिखती है। इससे यूईजी के साइंटिस्ट प्रूव करते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह से थोड़ी दूर शिफ्ट हुई है। ये जानकर पूरी दुनिया जश्न मनाने लगती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और यूईजी बहुत ही शक्तिशाली इंजन बनाता है, जो पृथ्वी और चंद्रमा को धक्का देकर मूव करके सौर मंडल से दूर कर देगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट का नाम अब द वॉन्डरिंग अर्थ रखा जाता है और 550 द्वारा कई बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जिसके बाद यूईजी हर साल एक नया टेस्ट करती है, जिससे उनकी थ्योरी सही साबित होती है। इस तरह लोग यूईजी के प्रोजेक्ट को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, जिस कारण डीएलपी पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अलावा लोगों में यह भी चर्चा होती है कि सरकार ने जो अंडरग्राउंड सिटीज बनाई हैं, उनके अंदर जाने के लिए लोगों को पास खरीदने होंगे। यहाँ पता चलता है कि हर साल पृथ्वी का रोटेशन भी हो रहा था, जिससे एक दिन में 24 घंटे की जगह 60 घंटे का सिस्टम हो गया है और ग्लोबल इंटरनेट भी अब बंद हो चुका था। साथ ही पृथ्वी पर अब बाढ़ और सोलर रेडिएशन जैसी समस्याएं लगी थीं, जिससे कैंसर की बीमारी बढ़ने लगती है। इधर लियू और हैंड शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा होता है। वो दोनों परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए अंडरग्राउंड सिटीज का पास नहीं मिला था। इसी बीच हैंड को कैंसर हो जाता है, जिससे वो दोनों और भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ हैंग्यू नए 550 डेवलपमेंट की मदद से एक एआई बनाता है, जिसे वो 550W का नाम देता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि स्टेशन को गिरे हुए 14 साल बीत चुके हैं और अब लियू मेजर की पोस्ट पर आ चुका है। एक दिन लियू को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ 550W उसका इंटरव्यू लेता है और बताता है कि लियू के स्किल्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा 550W लियू की फैमिली में हो रही परेशानियों के बारे में भी बताता है
और कहता है कि लियू को पृथ्वी पर रहकर अपनी फैमिली की देखभाल करनी चाहिए, जिस पर लियू कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को पीछे छोड़ने का दुख है, लेकिन मुझे अपने बेटे को अंडरग्राउंड सिटी में भेजने के लिए बेस पर आकर काम करना पड़ेगा। यहाँ मिरर के दूसरी साइड प्रोजेक्ट के इंचार्ज साइंटिस्ट इस इंटरव्यू को सुन रहे थे, जिसमें हैंग्यू लियू की बातें सुनकर अपनी बेटी को याद करने लगता है। इसके बाद 550W बताता है कि हैंड की जल्दी ही मौत होने वाली है, जिस कारण लियू पूरी तरह से टूट जाएगा और स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद लियू हैंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां हैंड कहती है कि मैं आखिरी बार अपने होम टाउन को देखना चाहती हूँ, पर मौसम की समस्याओं के कारण उसे होम टाउन ले जाना बहुत मुश्किल था। इधर हैंग्यू लियू की बातों से इतना इमोशनल हो गया था कि वो चोरी से बेस में घुसकर याया के दिमाग को 550W से जोड़ देता है और उसे सिस्टम में देखने लगता है, जिससे वो भावुक होकर रोने लगता है। तभी जाओ गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है और हैंग्यू को समझाने लगता है कि उसे याया की मौत को स्वीकार करना होगा, जिस पर हैंग्यू मना कर देता है और याया को पूरी तरह 550W में अपलोड कर देता है, जिससे चंद्रमा के सिस्टम में तुरंत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और सभी इंजन फेल होने लगते हैं। इसके बाद गार्ड्स हैंग्यू को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इधर झाओ याया की डिस्क को निकालकर 550W AI को बंद कर देता है। इस बीच लियू अपने पुराने दोस्तों के जरिए एक जेट उधार लेता है और हैंड को उसके होम टाउन ले जाता है। कुछ ही समय में वो शंघाई सिटी में लैंड करते हैं, जो अब बर्फ से जमी हुई बंजर जमीन बन चुकी थी। दोनों सितारों को देखते हुए बातें करते हैं, जहां हैंड लियू से कहती है कि मैं समय आने पर शान से मरना चाहती हूँ। यहाँ यूईजी के लोग हैंग्यू के द्वारा की गई सिस्टम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और नोटिस करते हैं कि ये उस हैकिंग की तरह ही है जो कुछ सालों पहले ड्रोन और एलिवेटर के साथ की गई थी। इसलिए सभी 550W के सिस्टम को हैक करके सही करने का सोचते हैं, लेकिन वो हर बार ब्लॉक हो जाते हैं। तभी अचानक चंद्रमा के इंजन ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे चंद्रमा पृथ्वी की ओर आने लगता है। दूसरी तरफ झाओ समुद्र के पास खड़ा होता है और सभी देशों के लीडर्स को एक इमरजेंसी अलर्ट सेंड करता है, क्योंकि सुनामी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जो जल्द ही जमीन से टकरा जाती है। इस इमरजेंसी के कारण लियू को भी वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है। वहीं लीडर्स पहले से ही अंडरग्राउंड सिटी को खोलना शुरू कर देते हैं, ताकि वो सुनामी से लोगों की जान बचा सके। यहाँ लियू के मिशन पर जाने से पहले ही हैंड की मौत हो जाती है, इसलिए उनके बेटे को हैंड के पिता अंडरग्राउंड सिटी में ले जाते हैं। इस बीच झाओ यूईजी से सपोर्ट मांगते हुए कहता है कि उन्हें पृथ्वी के सभी परमाणु हथियारों का यूज करके चंद्रमा पर हमला करना होगा, ताकि वो चंद्रमा को पृथ्वी से टकराने से रोक सके, जिस पर सभी देश अपने अपने हथियार सौंपने के लिए मान जाते हैं। इस बीच झाओ हैंग्यू से मिलने के लिए जेल में जाता है और उसे बताता है कि वो पृथ्वी के इंजनों को जल्द से जल्द एक्टिव करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ग्लोबल इंटरनेट को फिर से एक्टिव करना पड़ेगा। साथ ही झाओ बताता है कि इंटरनेट का एक सर्वर पानी में डूब गया है, जिसकी देखभाल के लिए उन्हें हैंग्यू की जरूरत है, लेकिन हैंग्यू झाओ की बात नहीं मानता है। तब झाओ उसे याया के दिमाग की डिस्क दिखाकर ब्लैकमेल करता है, जिससे हैंग्यू को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि परमाणु हथियारों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लियू के साथ साथ कई पायलट्स को चुना जाता है। वहीं पृथ्वी पर मिसिंग इंटरनेट सर्विस की देखभाल के लिए 3 टीमें बीजिंग, टोक्यो और डलास भेजी जाती हैं। इसके बाद चुने हुए पायलट्स शटल्स के साथ चंद्रमा के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां अंतरिक्ष में एस्ट्रॉइड्स तेजी से शटल्स से टकराने लगते हैं, जिससे कई शटल्स क्रैश हो जाते हैं और टीम को 200 हथियारों का नुकसान हो जाता है। इस वजह से अब उनके पास सिर्फ 180 हथियार ही बचे होते हैं। थोड़ी ही देर में बाकी के शटल्स चंद्रमा की सतह पर आ जाते हैं, लेकिन तभी एक एस्ट्रॉइड एक शटल को हिट कर देता है, जिससे लियू की शटल भी क्रैश हो जाती है। इसलिए उन्हें मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ता है। इस दौरान उन्हें 384 हथियारों का फिर से नुकसान हो जाता है।
यहाँ बचे हुए लोग टेप ढूंढने लगते हैं ताकि वो अपने टूटे हुए हेलमेट को ठीक करके अपने घाव पर पट्टी कर सके। इसके बाद वो लोग तय करते हैं कि वो बचे हुए हथियारों को पैदल ही चंद्रमा पर फिट कर देंगे। पर लियू नहीं चाहता था कि इस काम को करके युवा लोग मरे, इसलिए वो अकेला शटल से बाहर आकर गेट को बंद कर देता है। यहाँ पृथ्वी पर तीनों टीमें सर्वर की जगह पर पहुंचकर पानी के नीचे चली जाती हैं, जहां ड्रोन और स्पेशल टूल्स की मदद से हैंग्यू की टीम बिल्डिंग में जाती है और सर्वर का दरवाजा ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो दरवाजे को जबरदस्ती खोलते हैं तो उनका एक आदमी बुरी तरह घायल हो जाता है। तब झाओ उसके घावों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास घाव ठीक करने के लिए कोई सामान नहीं था, जिस कारण उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद हैंग्यू और झाओ इंटरनेट को वापस लाने के लिए कनेक्शन बनाने का फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ लियू हथियारों को एक ट्रक से ले जाने लगता है। तभी अचानक चंद्रमा का मलबा पृथ्वी से टकराता है, जिस वजह से बिल्डिंग्स हिलने लगती हैं और कुछ हार्डवेयर झाओ के पैर पर गिर जाते हैं, जिससे वो बुरी तरह फंस जाता है। तभी उस रूम में पानी भरने लगता है। दूसरी ओर हैंग्यू अपने ड्रोन की मदद से भी रूम का गेट नहीं खोल पा रहा था, इसलिए झाओ उसे जल्दी से पासवर्ड दे देता है। पर इस दौरान झाओ पानी में डूबने से मर जाता है। इसके बाद चंद्रमा का मलबा पृथ्वी की बड़ी लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे अंडरग्राउंड सिटीज में जा रहे लोग घबरा जाते हैं। वहीं यूईजी को बुरी खबर मिलती है कि उनके पास परमाणु हथियारों को एक साथ ब्लास्ट करने के लिए समय नहीं है, जिससे झाओ उम्मीद छोड़ देता है। तभी उसका एक आदमी उसे सल्यूशन बताता है कि अगर वो अंतरिक्ष में और भी एस्ट्रोनॉट्स को भेज देंगे तो हथियारों को मैन्युअली ब्लास्ट किया जा सकता है, यानी सभी एस्ट्रोनॉट्स को अपना बलिदान देकर दुनिया को बचाना होगा। इस ऑपरेशन के लिए 300 लोगों की जरूरत थी। यहाँ एक पुराना पायलट कहता है कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है, पर युवा लोग भविष्य की देखभाल के लिए हैं, इसलिए उनका बलिदान न किया जाए। उस पायलट की बात मानते हुए सभी पुराने पायलट्स को एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ चंद्रमा पर पहुंचा दिया जाता है, जहां लियू उन्हें आता हुआ देखकर चौंक जाता है। लेकिन उसका कम्युनिकेटर टूट गया था, इसलिए वो पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले अपने पुराने टीचर और ट्रेनिंग पार्टनर्स को गुड बाय नहीं बोल पाता है। दूसरी ओर यूईजी बताती है कि टोक्यो और डलास के सर्वर वापस आ चुके हैं, लेकिन बीजिंग का सर्वर अभी तक नहीं आया है। यहाँ बीजिंग में हम हैंग्यू को देखते हैं, जिसके रूम में पानी भरने लगता है और वो याया को सही कंप्यूटर से नहीं जोड़ पाता। तभी चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स सभी परमाणु हथियारों को ब्लास्ट करने लगते हैं। ठीक उसी समय हैंग्यू भी उसकी माइंड डिस्क को एक कंप्यूटर से जोड़ देता है, जिससे चंद्रमा पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। पर अब चंद्रमा का मलबा तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा था, इसलिए पृथ्वी को जल्द ही वहां से हटाने की जरूरत होती है। हैंग्यू याया की क्लिप को एक्टिव करता है और उसे दिखाकर अंदर से इंटरनेट को एक्टिव करने के लिए कहता है। तभी रूम में पानी भर जाता है, जिससे हैंग्यू की भी मौत हो जाती है। वहीं चंद्रमा का मलबा पूरी दुनिया में गिरने लगता है। तभी यूईजी इमरजेंसी मैसेज भेजकर बताती है कि उनका मिशन फेल हो चुका है, जिससे शहरों में दंगे होने लगते हैं। वहीं जाओ हार नहीं मानता और अपनी टीम को इंजनों में आग लगाने को कहकर उन्हें उलटी गिनती शुरू करने को कहता है। इसी दौरान बीजिंग में हैंग्यू का दिमाग अचानक कंप्यूटर के अंदर एक्टिव हो जाता है, जहां वो अपनी बेटी से दोबारा मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हैंग्यू एआई में जाकर इंटरनेट सर्वर को एक्टिव कर देता है। तभी जाओ के आदेशों का पालन करते हुए एक आदमी इंजनों को स्टार्ट कर देता है और फिर देखते ही देखते पृथ्वी मूव करने लगती है और चंद्रमा के मलबे से बच जाती है। ये देखकर पूरी दुनिया के लोग जश्न मनाते हैं। यहाँ लियू शटल से ही पृथ्वी को हिलते हुए देखता है, इसलिए वो जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि वो अपने बेटे को ये सीन दिखा सके। दूसरी ओर हैंग्यू और याया के दिमाग का बैकअप 550W में एक साथ मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पृथ्वी वापस से 24 घंटे के सिस्टम में आ चुकी है और झाओ रिटायर हो चुका है।
लेकिन अब उनकी असिस्टेंट यूईजी में उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। अब क्योंकि चंद्रमा से उनको कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो अपने प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं, जिसमें वो 10 साल के अंदर जुपिटर प्लैनेट के पास से उड़ेंगे और फिर पृथ्वी को हमेशा के लिए सौर मंडल से बाहर कर देंगे। इसीलिए इंजनों पर नजर रखने के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है, जिसका इंचार्ज लियू है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।